सियासत में कई चेहरे उभरते हैं, कुछ चमकते हैं, कुछ डगमगाते हैं और कुछ वक्त के साथ अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो सियासत के किसी भी दौर में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखते हैं। आज चलते चलते हम जिस चेहरे के पास पहुँचे हैं वो भी उन्हीं में से हैं। नाम है राकेश प्रताप सिंह। गौरीगंज से विधायक हैं और आज हमारे चलते चलते में वही मेहमान हैं। जब सियासत में इनके पांव अंगद की तरह अड़े रहे और जब जिक्र अंगद का हो रहा है तो राम का भी जिक्र ज़रूरी ही हो जाता है। जय श्री राम का नारा बोल पा रहे हैं ना खोल के? जय श्री राम तो कण कण में है। राम के बिना तो जीवन ही व्यर्थ है। क्या दिक्कत क्या थी पहले? मतलब अभी आप कह रहे हैं कि खुल के जय श्री राम बोल पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में थे तो ये दिक्कत थी क्या जय श्री राम बोलने में? बिल्कुल। समाजवादी पार्टी में तुष्टीकरण की राजनीति इतना ज़्यादा बढ़ गई थी कि अपनी बातों को रख पाना और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा सनातनियों की भावनाओं पर कुठाराघात किया जाता था और उनके देवी देवता हमारे देवी देवताओं पर, भगवान पर, ग्रंथों पर जिस प्रकार से टिप्पणी की जाती थी उससे मन आहत तो रहता था। साल 2024 में राज्यसभा का चुनाव होता है और अचानक से एक शब्द जो है वो चर्चा का केंद्र बन जाता है, अंतरात्मा की आवाज़। क्या थी अंतरात्मा की आवाज़? देखिए, ये केवल राज्यसभा के चुनाव की का समय नहीं था। उसके लगभग 8 महीने पहले अगर आप देखेंगे तो 7 महीने पहले सभी टीवी चैनलों पे और पेपरों में छपा कि मैंने एक धर्म मंच से गौरीगंज में बोल दिया था कि ये बर्दाश्त नहीं है और ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनके साथ राजनीति कर रहा हूं जो इस दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो रामचरितमानस को जलवा रहे हैं, पढ़वा रहे हैं, चौपाइयों पे टिप्पणी कर रहे हैं, देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उनके अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। ये लगभग 8 महीने पहले ही से शुरू हो गया था। अंतर्विरोध चल रहा था और इसमें कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया गया मिलके कि आप उन सभी नेताओं को नोटिस दीजिए कि इस तरह का बयान देना बंद करें और नहीं तो उनको पार्टी से निकाल के बाहर कीजिए। लेकिन उसका संज्ञान नहीं लिया गया। अंत में माया मिली न राम, दोनों चले गए। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी से अगर मोह भंग की बात की जाए, एक प्रोसेस रहा, आप बता रहे, मोह भंग की मेन वजह क्या थी? कि चूँकि मैंने इससे पहले अभय सिंह जी का भी इंटरव्यू किया, मनोज पांडे जी का भी इंटरव्यू किया, दोनों ने कमोबेश एक ही चीज़ बताई। आपकी वजह क्या थी? देखिए, इससे थोड़ा सा मेरा हट के है। अगर उन्होंने जो बताया, मैं आज देख रहा था सुबह, तो एक विधानसभा का सत्र चल रहा था और मैंने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा कि माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में अयोध्या है और उत्तर प्रदेश के हम सब विधायक हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसका कार्यक्रम होना है, तो आप चाहे ट्रस्ट से बात करिए और चाहे सरकार से बात करिए और उसमें सभी विधायकों को ले चल के सम्मिलित करवाइए और दर्शन करवाइए। विधानसभा अध्यक्ष जी ने इसको पटल पे रखा और पटल पे जब रखा विधानसभा में तो सर्वसम्मत से उसको पास किया गया। आप लोगों ने देखा होगा और सबने सहमति किया और विधानसभा अध्यक्ष ने उस हिसाब से तैयारी किया, सबके लिए गाड़ी का अरेंजमेंट किया गया। और एकाएक ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी नहीं जाएगी, तो ये कहाँ का न्याय हुआ कि आप सदन में कुछ कहोगे, सदन के बाहर कुछ कहोगे, जबकि कांग्रेस गई, बसपा गई, सारे लोग गए। समाजवादी पार्टी का भगवान राम से इतना बड़ा द्रोह कि वो राम का दर्शन भी करने नहीं जाएगी और ना जाने देगी किसी विधायकों को। ये कैसे इसको माना जा सकता है और चुप कैसे रहा जा सकता है? तो आपने ये न्यूज़पेपर में ही पढ़ा था या पर्सनली आपसे अखिलेश जी ने कहा था कि नहीं जाना है वहाँ पे? नहीं, सबको मना किया गया था, सबको मना किया गया था। क्योंकि पत्र तो आपने ही लिखा था ना? हाँ, सबको कहा गया था और हमको लगता है, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, कि मुझे और मनोज पांडे जी को तो बुला के कहा गया कि इस बाद में चले जाना, साथ नहीं जाना है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी एक वजह है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है, जिस तरह का बयान दिए वो बहुत ही निंदनीय बयान था उनका। और आपकी आस्था किसी धर्म में हो सकती है, लेकिन हमारी किसी दल में हो सकती है,
राजनीतिक व्यक्ति की किसी दल में आस्था हो और दूसरे दल को गाली नहीं दिया जाता, उसकी नीतियों की निंदा तो की जाती है उसकी, लेकिन किसी को गाली देना, किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये कहीं से उचित नहीं था जो आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किया था। और उसका मैंने खुल के विरोध भी किया था, काफ़ी उस पर डिबेट हुआ था। स्वामी प्रसाद जी ने भी कुछ कहा मुझे, मैंने भी कुछ कहा उन्हें, वो पुरानी बातें हैं, लेकिन उस समय काफ़ी विवाद हुआ था इसको लेके। और समाजवादी पार्टी उस समय भी ये बढ़ते विवाद को पटाक्षेप करने के लिए आगे नहीं आई। क्या समाजवादी पार्टी में रह के सनातन की बात करना असंभव है? मुझे लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। जिस तरह से वो विवाद हुआ, और कई बार मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और बड़े नेताओं से इस बात को रखा कि इसमें आप हस्तक्षेप करिए, लेकिन नहीं किया गया। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं सहमति थी समाजवादी पार्टी की कि इस तरह के बयान दिए जाएं। तो फिर अभी अखिलेश यादव जी तो केदारेश्वर मंदिर की बात कर रहे हैं, हनुमान चालीसा भी पोस्ट करते हैं अपने ट्विटर अकाउंट से। मुझे लगता है कि देखिए, ये धर्म में दिखावा नहीं होता, धर्म आस्था का विषय है। आप अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाएंगे, काशी में भोले शंकर को जल नहीं चढ़ाएंगे, उनका अभिषेक नहीं करेंगे, भगवान कृष्ण का अयोध्या में दर्शन नहीं करेंगे और खुद मंदिर बनाएंगे। राजसत्ता को की समानता की जाती है, राजसत्ता की समानता तो की जाती है, हम उसको विकल्प ढूंढते हैं कि ये सत्ता नहीं वो सत्ता, लेकिन धर्म सत्ता की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। कोई मंदिर बनवा के, कोई दूसरा ग्रंथ लिख के धर्म सत्ता की बराबरी नहीं हो सकती है। जो महत्व अयोध्या का है, जो महत्व मथुरा का है, जो महत्व केदारनाथ का, क्या नाम केदारनाथ का है, जो महत्व काशी का है, जो महत्व विंध्याचल का है, वो दूसरे मंदिर का महत्व नहीं हो सकता। घर में आप मंदिर बनाइए, पूजा करिए, हर आदमी अपने घर में बनाता है। जिसके पास पैसा रुपया ज़्यादा है वो भव्य मंदिर बना लेता है घर के सामने, जिसके पास नहीं है वो अलमारी में के पास ताखे पे 2 मूर्ति रख के पूजा करता है। हर आदमी पूजा करता है जो सनातनी है। जब समाजवादी पार्टी से आपने बगावत की थी तो आपने एक बयान दिया था कि अगर पार्टी में रहते हुए अगर रामचरितमानस को जब जलाया जा रहा था और मैं तालियां बजाता तो मुझे समाजवादी पार्टी से बाहर नहीं जाना पड़ता, मुझे सम्मान मिलता। ऐसा है क्या? बिल्कुल यही सही बात है कि मैं जब रामचरितमानस जलाया गया लखनऊ की गलियों में, और जब चौपाइयों पे देवी देवताओं पर भगवान राम के अस्तित्व पर अयोध्या में होने या देवी देवताओं के अस्तित्व पर टिप्पणी की गई और उस समय मैं उसमें साथ देता तो ठीक था। मैंने विरोध किया इसलिए मैं रागी हो गया। तालियां बजाने के लिए कोई प्रेरित भी करता था क्या? देखो, ये आपको नहीं लगता है कि भगवान का दर्शन करने ना जाया जाए और मना किया जाए तो ये प्रेरणा नहीं, प्रेरित करना ना हुआ तो क्या हुआ? आपको लग रहा है कि ये सनातन विरोधी जो चेहरा है कथित तौर पे, इसका खामियाजा 27 के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? पूरे देश में भुगतना पड़ रहा है। जिन जिन लोगों ने सनातन का विरोध किया, जिन जिन लोगों ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, जिन जिन लोगों ने हिंदू धर्म को कैंसर और एड्स और मलेरिया बताया, उनका हश्र देख लीजिए। योगी जी ने एक बयान भी दिया है कि जो सनातन का अपमान करेगा उसका हश्र यही होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। योगी जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। आप देख लीजिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, उन्होंने और उनके सुपुत्र ने सनातन को और हिंदू धर्म को कैंसर, एड्स और मलेरिया बताने का काम किया तो जनता ने सबक सिखा दिया। आप किसी धर्म में अपनी आस्था रख सकते हैं लेकिन किसी को गाली नहीं दे सकते हैं। जब राज्यसभा का चुनाव हुआ और वोटिंग हुई तो समाजवादी पार्टी से 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, बाहर 3 को ही किया गया। ये अखिलेश जी को 3 लोगों से ज़्यादा स्नेह था क्या? देखिए, वो हमको लगता है कि इसमें भी वो राजनीति किए होंगे या 3 लोग मुखर थे इसलिए उन्होंने बाहर किया था। पूजा पाल को भी उन्होंने बाहर बाद में किया था, जब पूजा पाल ने भी सही बात सदन में बोल दिया था। सही बात जो बोल देगा उसको बाहर कर देंगे। अब फिर मैं पूछना चाहता हूँ, पीडीए की बात करते हैं तो पूजा पाल पीडीए की अंग है कि नहीं है, इसको भी देख लेना चाहिए। पीडीए का आपने बात की और मैं पीडीए से ही जुड़ा सवाल कर रहा था। जब 3 लोगों को बाहर किया गया तो तीनों लोग पीडीए से नहीं थे, कहीं ये भी एक रणनीति का हिस्सा था क्या? जातीय चीज हो सकता है, वो बांट के राजनीति करने वालों का अपनी सोच हो सकती है, बांटो राज करो। नहीं, आप तो करीब से जानते हैं ना अखिलेश जी को, तो आप अंदर की चीज़ों को समझते होंगे।
देखिए कई बार ऐसी बातें आई हैं जो इनको जोड़ो उनको बाहर करो, उनको अंदर लो, इस तरह से बातें आती रही हैं। तो वो लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन मैं ये केवल कह सकता हूँ कि जो सबको लेके चलेगा वही इस प्रदेश का संचालन करेगा। जो बांटने की बात करेगा उसको जनता सबक सिखाने की काम करेगी। आप तीनों लोगों ने जब बगावत की थी तो अखिलेश जी ने एक और आरोप लगाया था तीनों ही लोगों पे, मनोज पांडे जी, अभय सिंह जी और आपके ऊपर, कि एक सुरक्षा और पैकेज के लालच में ये तीनों लोग उधर गए हैं, चूँकि वाई सिक्योरिटी भी मिली हुई है आप तीनों को ही। देखिए, अखिलेश जी को, मनोज पांडे जी को और मुझे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी श्रेणीबद्ध सुरक्षा थी। तो कौन सा पैकेज लिया गया था हम लोगों से, उसको तय कर लिया जाए, और किस पैकेज के लालच में जा सकते हैं अपने आप प्रमाणित हो जाएगा। दूसरी बात, मैं उस क्षेत्र से राजनीति करता हूं, और खासकर मनोज पांडे जी और मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री करते थे, जब वो लोग हम लोगों को नहीं खरीद पाए तो किसी दूसरे में वो क्षमता नहीं है। बिल्कुल। बंगाल चुनाव के नतीजे आपने देखे होंगे, कितना ज़रूरी था बंगाल में बदलाव? बहुत ज़रूरी था। बंगाल में ये बदलाव ना होता तो बंगाल आने वाले दिनों में भारत से अलग होता। तो भारत का, इस बदलाव से भारत का हिस्सा बना रहेगा बंगाल, ये सुनिश्चित हो गया। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। सुरक्षा, महिला सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सारे मुद्दे थे बंगाल चुनाव में। बंगाल की जनता ने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को भी खारिज कर दिया इस बार। आपको लगता है कि यूपी में भी ये मुद्दे प्रभावी रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। देखिए, जो मुद्दों को लेके वहाँ ममता जी सत्ता में आई थी, उन्हीं मुद्दों से वो अलग होती गई और भटक गई एकदम से। तो जब भी आप अपने मुद्दों को छोड़ेंगे, जब अभी आप अपने मुद्दों से अलग होंगे तो जनता सबक सिखाएगी। जनता ही मालिक है। जब कुर्सी पर बैठकर ये गलतफहमी मन में आ जाएगी कि नहीं, मैं मालिक हूँ और जो मैं चाहूँगा वही जनता करेगी, तो जनता सबक सिखा देगी। जनता जनार्दन है, जनता को हम लोग भगवान के रूप में देखते हैं। ये अभी बात आपने बहुत सही कही। ममता बनर्जी ने जब अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी तो ज़मीनी मुद्दों को उठाया था, किसी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं किया था। लेकिन जब करियर के आखिरी पड़ाव तक आई तो उन्होंने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स शुरू कर दी, एक खास समुदाय को संतुष्ट करने का। तो आपको लग रहा है कि उसी पैटर्न पे यूपी के भी एक नेता चल रहे हैं? बिल्कुल। जब आप एक तरफ 1585 की बात करोगे और दूसरी तरफ 80 को अपमानित करने का काम करोगे, 80 की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करोगे, तो 80 अब मूर्ख नहीं रहा है। 80 भी जागरूक हुआ है और वो अपने भावनाओं को व्यक्त करेगा, और भावनाओं को व्यक्त करते हुए निर्णय लेगा, और उस निर्णय से निश्चित तौर से जो हो रहा है वही होगा, जो और प्रदेशों में हुआ है वही होगा। अच्छा, हर बार अलग अलग बात की जाती है कि कहीं वोट चोरी, कहीं ईवीएम में गड़बड़ी। तो ये बताइए कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बनती है, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है, आसाम में भाजपा की सरकार बनती है, पांडिचेरी में गठबंधन की सरकार बनती है। इस तरह से भाजपा, इसी चुनाव में 5 चुनाव हुए जहां 2 जगह भाजपा की सरकार नहीं बनी। तो क्या वहां वोट चोरी नहीं कर सकती थी भाजपा? तो जनता जागरूक हो गई है। अब सुबह चाय पे पेपर का इंतजार नहीं करती है जनता। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कहता और करता है, सेकेंडों में जनता के हाथ में वो खबर होती है। तो जनता अब सब कुछ जान रही है। आप बांटने की बात करिए, जनता इस देश को जोड़ने की बात करेगी। आप तोड़ने की बात करिए, जनता प्रदेश और देश को मजबूत करने वालों के साथ खड़ी होगी। ये सबको मान लेना चाहिए। मैं बार बार बंगाल चुनाव को यूपी से इसलिए जोड़ रहा हूँ ना कि अखिलेश यादव जी जब से बंगाल चुनाव के नतीजे आए काफ़ी बेचैन लग रहे हैं। कभी चुनाव आयोग पे सवाल खड़े कर रहे हैं, विश्वसनीयता पे। अभी उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मतगणना केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज जारी करे। कहीं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी, कहीं सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास व्यक्त किया जाएगा। ये दोहरी बातें कब तक चलेंगी? ये दोहरी बातों को बंद किया जाए, जनता के मुद्दों को उठाया जाए, जनता की ज़रूरतें कैसे पूरा की जाएंगी उसको पे बात किया जाए। अब भटकाने और झुठलाने के उसमें जनता नहीं है। बहुत बहुत बदल गया है समय।
अच्छा, अखिलेश यादव जी पर एक आरोप लगता है पूरी समाजवादी पार्टी पे, चूंकि आप समाजवादी पार्टी में रहे हैं तो आप इस चीज़ को करीब से जानते होंगे। तुष्टीकरण के सियासत के आरोप लगते हैं। बीते कई चुनाव से पैटर्न देखा जा रहा है, बिहार की बात कर ले, बंगाल की बात कर ले, जहाँ भी जिस दल के ऊपर ये टैग लगा है वो सत्ता से बाहर हो गया है। आपको लग रहा है कि सपा के ऊपर अभी भी वो टैग बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है। और जिस तरह से ये बांटने की, तोड़ने की, अलग करने की बात हो रही है, जिस तरह से जाति और धर्म के नाम पे उत्तर प्रदेश को और देश को कमज़ोर करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है समाजवादी पार्टी को। जो स्थिति बंगाल की हुई है, जो स्थिति हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश की हुई है, महाराष्ट्र की हुई है, वही स्थिति उत्तर प्रदेश की होगी। और 2022 का नहीं, 2027 का भी रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में टूटेगा। आप समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए। AIMIM के एक नेता है शादाब चौहान, वो कह रहे हैं कि सिर्फ नेता ही नहीं, वोट बैंक भी अब बीजेपी में आ चुका है समाजवादी पार्टी का। और रही बात मुसलमानों की, तो अब मुस्लिम भी उनको वोट नहीं करेंगे 27 में। कब तक करेगा मुस्लिम वोट? कब तक गुमराह होता रहेगा मुस्लिम? कब तक विकास से, रोजगार से वंचित अपने आप को रखेगा मुस्लिम आपके चक्कर में पड़ के? इसलिए अब हर आदमी जागरूक हो गया है। और उसका उदाहरण देख लीजिए, कुदरती का एक चुनाव हुआ था और मुस्लिम किसके साथ खड़ा रहा। हालांकि वो उसके नतीजों को फेयर नहीं मानते अखिलेश जी। वो किसी नतीजों को फेयर नहीं माना जाएगा। जीत मिलेगी तो नतीजे फेयर, हार मिलेगी तो नतीजे मतलब अनफेयर। आप काफ़ी लंबे वक्त तक समाजवादी पार्टी में रहे, जाहिर सी बात है कि विचारधारा से आप भी समाजवादी ही रहे होंगे। अखिलेश यादव के समाजवाद और आपके समाजवाद में क्या अंतर है? देखिए, जो हम कांग्रेस की राजनीति करते थे, मैं कांग्रेस में NSY का जिला अध्यक्ष रहा, बड़े पदों पर रहा। और समाजवादी पार्टी में मैं तब नहीं आया था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मैं समाजवादी पार्टी में तब आया था जब आदरणीय मायावती जी का पोटा लोटा सब चल रहा था, डंडा चल रहा था, तब मैं समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया था। तो लोहिया जी को थोड़ा पढ़ के, नेताजी को पूरा सुन के और अखिलेश जी के ऊर्जावान नेतृत्व पे भरोसा करके हम समाजवादी पार्टी में कांग्रेस को छोड़ के आए थे। बिल्कुल। जो कांग्रेस की दफा थी, जो कांग्रेस में कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार करती थी, आज की समाजवादी पार्टी वही कार्यकर्ताओं के साथ कर रही है। जो नेताजी की समाजवादी पार्टी थी, वो लोहिया जी को, जयप्रकाश जी को मानने वाली समाजवादी पार्टी थी। और छोटे से छोटे कार्यकर्ता को ये अधिकार प्राप्त था कि खुल के अपनी बात कह सके। आज वो बात पार्टी में नहीं बची है। ये कब से ऐसा हुआ? जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं और जब से नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटे हैं। गौरीगंज की बात कर लेते हैं। आप वहाँ से साल 2012 से ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। सपा की लहर थी, तब भी आप चुनाव जीते। बाद में सपा की लहर बदल गई, हवा का रुख बदला, सियासत का रुख कहीं और चला। लेकिन गौरीगंज की जनता ने अपना रुख नहीं बदला, वो आपको ही चुनती आई। गौरीगंज की पूज्य जनता को फत नमन। जब मैं पहली बार 2012 में जीता तो मात्र 503 वोटों से मेरी विजय हो पाई थी और पहली बार समाजवादी पार्टी वहाँ निर्वाचित हुई थी उस सीट पे। लेकिन एक तरफा सरकार भी बनी थी समाजवादी पार्टी की। लेकिन जब 46 सीटें मिली समाजवादी पार्टी को, तो उसी गौरीगंज की जनता ने 26,500 वोटों से जिता के आगे भेजने का काम, विधानसभा में भेजने का काम किया। बिल्कुल। फिर जब चुनाव 2022 का आया, तब भी भारतीय जनता पार्टी की लहर चली। उसके बाद भी गौरीगंज की जनता ना डगमगाई, ना पीछे हटी। वो मेरे साथ मजबूती से खड़ी रही और फिर 22 में जिता के भेजने का काम किया। तो मैं, कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास जिस शब्दों से मैं गौरीगंज की जनता का आभार व्यक्त कर सकूं। वो परिवार की सदस्य की तरह, शुभचिंतक की तरह, राजनीतिक मार्गदर्शक की तरह हमेशा साथ खड़ी है और पूरा भरोसा है कि आगे भी खड़ी रहेगी। बिल्कुल, आपने कहा पूरा भरोसा है आगे खड़ी रहेगी। 3 बार आप विधायक रहे, तीनों बार समाजवादी पार्टी से रहे। अब आपने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया है, साइकिल से उतर चुके हैं। अब जब आप जनता के बीच में जाएंगे
तो आपको लगता है कि जनता जो समाजवादी पार्टी में आपको इतना स्वीकार करती थी, बीजेपी, या फिर आप जिस भी दल से जाएंगे, ये तो तय है कि आप किसी नए सिंबल के साथ जाएंगे, मैं वो प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, जनता का साथ मिलेगा? निश्चित तौर से जनता ने, वही जनता है जो समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त करता था गौरीगंज में, बिल्कुल। उसी जनता ने मुझे निर्वाचित करके भेजा। तो वही जनता जो भारतीय जनता पार्टी को हराती रही है, वही जनता हमारे सिंबल के साथ फिर खड़ी होगी। छवि भी बदली है, साइकिल से अब सनातनी हो गए हैं आप। बिल्कुल, जनता के दुख सुख का साथी रहा हूँ। कोई भी निमंत्रण हो, गरीब से गरीब का हो, अमीर से अमीर का हो, सबके चौखट तक जाता हूँ। कोई भी मृत्यु हो, उसके दरवाजे तक जाता हूँ, उसके दुख को बांटता हूँ, सुख दुख में बराबर का भागीदार हूँ। इसलिए जनता साथ खड़ी है। अभी हाल ही में अखिलेश यादव जी सुल्तानपुर गए थे, ये सवाल मैं आपसे पूछने वाला था, और उन्होंने कहा कि अमेठी की जो गौरीगंज सीट है, इशारों में कहा, नाम नहीं लिया, हॉट सीट है, वहाँ पे जो बैठे हैं वो जल जाएंगे। सीधा इशारा उनका आपकी तरफ था। गौरीगंज की जनता इसका जवाब देगी। 15 साल से उस हार्ट सीट की तपन को मेरी शरीर और मैं और मेरे लोग बर्दाश्त कर ले रहे हैं। तो आगे भी जो उस तपन को बर्दाश्त कर सकता है, झेल सकता है, जलने से बचा रह सकता है, उसी को उस सीट पे बैठाएगी। नया चेहरा है, कोई नया नहीं लाएगी। जिसको अखिलेश यादव जी बिठाना चाहते हैं, तो हो सकता है नया आदमी जल जाए, उस तपन को बर्दाश्त न कर पाए। आप आश्वस्त हैं? हाँ बिल्कुल। 15 साल से उस तपन को बर्दाश्त कर लिया, तो आगे भी उसको बर्दाश्त कर लूंगा। जब भी कोई नेता अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में जाता है ना, मैं केवल इस पे एक चीज कहूंगा, हाँ, कि जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, तकलीफ तो उसको होती है जो 18-16 के टेम्परेचर में रहता है और सीधे 45 के टेम्परेचर में एसी से निकल के गर्मी में धूप में पहुंच जाता है। उसको जुकाम होता है, बुखार होता है। लेकिन जो लगातार 45 के टेम्परेचर में होता है, उसको कोई बीमारी नहीं होती है, उसको बर्दाश्त करता है और अपना काम करता है। तो मैं 15 साल से उसी तपन को बर्दाश्त कर रहा हूँ, उसी गर्मी को बर्दाश्त कर रहा हूँ। अखिलेश यादव जी को ये जानना चाहिए। तो क्यों परेशान है कि जो गर्मी को बर्दाश्त कर लिया, उसको उससे हटा के नए आदमी को पता नहीं वो झेल पाएगी ना झेल पाए, जल जाए तो क्या करेंगे अखिलेश जी? अभी हाल ही में बिहार में जब चुनाव था, तो ठंडियों का मौसम था, अखिलेश जी वहाँ पे प्रचार करने गए थे। बंगाल में चुनाव हुआ, प्रचार करने नहीं गए, तो आप ही के पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि ये एसी वाले नेता हैं, इसलिए प्रचार करने नहीं गए। अब उनका तो आप भी जानते हो बेहतर, मैं भी जानता हूँ। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मैं 11 दिन हजरतगंज चौराहे पर उनकी सहमति से धरने पे रहा और आमरण अनशन पे रहा, और वो 5 मिनट का समय नहीं निकाल पाए कि वो हमसे आके जो है हाल चाल ले लें। अगर यही नेताजी होते तो मेरे बगल में बैठे नजर आते। तो ये अंतर है। तो अब इससे प्रमाणित कर लीजिए कि किस भाव के साथ कौन राजनीति करता है। कह रहे कि इंडिया गठबंधन जो है, राष्ट्रीय स्तर का इंडिया गठबंधन, वो यूपी में एकजुट रहेगा। मैं कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ूंगा और पीडीए मिलके इस बार बीजेपी को हराएगी। फिर वही बात आई। बात पीडीए की होती है और काम पीडीए के लिए नहीं होता है। जैसे मैं बताता हूँ, आप 12 से 17 की विधानसभा की एक फोटो निकाल लीजिए। सबसे फ्रंट लाइन पे कैबिनेट मंत्री, सीनियर कैबिनेट मंत्री बैठते हैं। 12 से 17 की जो सरकार थी, पहली कुर्सी पे कौन बैठता था? अखिलेश यादव जी। दूसरी कुर्सी पे आजम खां, तीसरी कुर्सी पे बलराम यादव, चौथी कुर्सी पे राम गोविंद चौधरी यादव, 5वीं कुर्सी पे अंबिका चौधरी, पारस यादव, हाजी पीलीभीत वाले, अहमद हसन। ये पीडीए था, MY समीकरण था। केवल यही पीडीए था। आगे आज की एक फोटो निकाल लीजिए। पहली कुर्सी पे कौन बैठता है? योगी आदित्यनाथ। दूसरी पे सुरेश खन्ना, तीसरी पे केशव प्रसाद मौर्य, चौथी पे ब्रजेश पाठक, फिर बेबी रानी मौर्य, पूर्व प्रताप शाही, संजय निषाद, अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर, धर्मपाल सिंह। तो ये पीडीए है कि वो पीडीए था? आदमी कहता कुछ है, करता कुछ है, तो ये कहने से अब नहीं चलेगा, दिखाना पड़ेगा आपको पीडीए के लिए आपने क्या किया है। पूजा पाल के पति की हत्या होती है और हत्या का आरोप जिस पे लगता है, तुरंत उसी को टिकट देके समाजवादी पार्टी विधायक बना देती है। और जब पूजा पाल को न्याय मिलता है वर्तमान की सरकार द्वारा, तो वही समाजवादी पार्टी पूजा पाल को बाहर निकाल देती है। मैं जानना चाहता हूं कि पीडीए के हिस्सा पाल समाज है कि नहीं है, कि पीडीए से बाहर है पाल समाज?
समाजवादी पार्टी से जब आपका मोह भंग हुआ तो आपने कहा कि मुझे आज़ादी मिल गई है, मैं आज़ाद महसूस कर रहा हूँ। आज़ाद विधायक गौरीगंज की जनता के बीच किस सिंबल के साथ जाने वाला है? ये समय बताएगा, और मुझे केवल ये भरोसा है कि जो भी मेरा सिंबल होगा उस पे हमारे गौरीगंज की पूज्य जनता उस निर्वाचित करने का काम कर इस सदन में फिर उनकी अपनी समस्याओं को, अपने विकास को, अपने रोजगार के मुद्दों को उठाने के लिए भेजने का काम करेगी। अच्छा, आप जब भी आपके किसी नए दल में जाते हैं ना, तो सबसे बड़ी चुनौती जनता को अपने पाले में लाना नहीं होता है, उस दल के संगठन के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, चूँकि कई दावेदार भी होते हैं, उनके साथ सामंजस्य बिठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक ठाक है सब? सब ठीक है। ये उसके लिए मुश्किल होता है जो क्षेत्र से बाहर होता है। मैंने अभी कहा ना कि किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति किसी भी संकट में होता है तो मैं उसके साथ खड़ा नजर आता हूँ। किसी के यहाँ शादी ब्याह होती है, किसी के यहाँ मरनी जीनी होती है, सब में मैं पहुँचता रहता हूँ, इसलिए कोई गैप नहीं हुआ है। और समाजवादी पार्टी का नेता उनको छोड़ दिया जाए जो कभी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते थे, तो समाजवादी पार्टी के मेरे साथ जो समाजवादी पार्टी में भी खड़े थे वो आज सब मेरे साथ खड़े हैं। आखिर में एक 27 का प्रेडिक्शन ले लेते हैं। आपको क्या लगता है 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी को आप कहाँ देख रहे हैं? जो 2017 की स्थिति थी समाजवादी पार्टी की, उससे भी खराब स्थिति में होगी समाजवादी पार्टी। और बीजेपी 2017 के रिकॉर्ड को तोड़ेगी। 2017 के रिकॉर्ड को तोड़ेगी। चलते चलते कि आखिर में हम एक रैपिड फायर करते हैं। कुछ एक मैं नाम लूँगा, फटाफट जवाब देना होगा, जो भी आपके दिमाग में आएगा। आपको किसी पे कुछ ना बोलना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। पहला नाम सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान और देश के भविष्य। मुलायम सिंह यादव जी। मजलूमों मजदूरों की आवाज़ बन के देश में एक बड़ा संदेश देने वाला सबसे बड़ा नेता। अखिलेश यादव जी। कुछ कहना ठीक नहीं है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर? जमीन आसमान का। राहुल गांधी जी। देश के लिए विपक्ष की भूमिका ना निभाने पाने वाले नेता। मायावती। दलितों वंचितों की आवाज बनके देश की सबसे बड़ी नेता उभरी थी। एक आखिरी नाम है राकेश प्रताप सिंह। जनता तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी हमसे बात करने के लिए। तो चलते चलते कि हमारे इस एपिसोड में मेहमान थे विधायक राकेश प्रताप सिंह जी। चलते चलते के अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए DD UP।